नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ, और वो ये कि बाइडेन की सैन्य अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। मिडिल ईस्ट में सैन्य ऑपरेशन को लेकर यह अहम बैठक हुई। आज रात बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। यमन, सीरिया और इराक में हवाई हमले कर सकता है अमेरिका। बाइडेन जारी कर सकते हैं हमले का आदेश भी। 33 साल के बाद लेकिन एक बार फिर अरब में खाड़ी युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका ने इराक में एयर स्ट्राइक की है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमलों में ईरानी प्रॉक्सी संगठन कतायब हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया और कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। अमेरिका ने सीरिया सैन्य बेस पर हुए हमले का बदला लिया है। प्रॉक्सी संगठनों पर हमले के बाद ईरान और अमेरिका की सीधी जंग की आशंका बढ़ गई है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी सेना को अरब छोड़ना ही होगा। ईरान ने अमेरिका पर बड़े हमलों की तैयारी कर ली है। आशंका है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के खिलाफ डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अमेरिका की ऑपरेशन सी गार्डियन की तीसरी लहर में इराक पर बमबारी की गई। रात 12:30 बजे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन उड़े। ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए इराक पहुंचे। इसके बाद बगदाद सहित कई शहरों में कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने बगदाद के कताइब हेडक्वार्टर पर भी एयर स्ट्राइक की। इस हमले से हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी एक गाड़ी लपटों से घिर गई। قرب العافية مستهدفين سيارة صواريخ استهدفتها ما أعرف تابع لأحد الأشخاص। बगदाद की वेस्ट सड़क पर हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। लोग जलती हुई कार की तस्वीरें बनाने लगे। लपटों से घिरी गाड़ी देखते देखते खाक हो गई। धधकती गाड़ी को देख लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि आखिर हुआ क्या है। इराकी फोर्सेस के मौके पर पहुंचने के बाद गाड़ी में लगी आग बुझाई गई। अमेरिकी हमले से गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई और मौके पर जमा भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। अमेरिका की स्ट्राइक से कताइब हिजबुल्लाह के इस कमांडर की मौत हो गई। कताइब कमांडर का नाम विसाम अल सईदी था। यह सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह के ऑपरेशन की कमान संभालता था। अमेरिका के मुताबिक 27 जनवरी को सीरिया बेस पर हमले की प्लानिंग विसाम ने ही की थी। हमले में कमांडर विसाम के 2 सहयोगी भी मारे गए। अमेरिका ने कताइब कमांडर के हेडक्वार्टर पर ही हमला नहीं किया, बल्कि यूएस वायुसेना के हमलों से इराक के कई इलाके दहल उठे। अमेरिका ने इराक में चलने वाली ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट कताइब हिजबुल्लाह के ठिकाने बने। इसके साथ साथ PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर भी एयर स्ट्राइक की गई।
अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन से इराक के मिलिशिया ठिकानों पर हमले किए और एक खास हथियार हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये उसी हेलफायर मिसाइल का टुकड़ा है जो MQ-9 रीपर ड्रोन से दागी गई। तस्वीर में दिख रहा ये टुकड़ा हेलफायर मिसाइल का आउटस्विंग ब्लेड सिस्टम है। अमेरिका ने सीक्रेट और एडवांस हथियारों से इराक में ऑपरेशन चलाया है। इस सीक्रेट ऑपरेशन में अमेरिका के अत्याधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस ड्रोन की रफ्तार 367 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जमीन से अधिकतम 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसका ईंधन क्षमता 2200 लीटर तक होती है। एक बार ईंधन भरने के बाद ये 1850 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस हाईटेक ड्रोन में 4 हेलफायर मिसाइल लगी होती हैं। यह ड्रोन कुल 1700 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। ड्रोन में लगी हेलफायर मिसाइल बहुत घातक और एडवांस है। इस मिसाइल का पूरा नाम AIM-11 4R9X हेलफायर है। यह एयर टू ग्राउंड प्रिसिशन टाइप मिसाइल है, यानी हवा से जमीन पर गाइडेड हमला करती है। इसकी विशेषता है कि यह हाई एक्सप्लोजिव मिसाइल है। जिस टारगेट पर इससे हमला किया जाता है उसके आसपास बहुत कम नुकसान होता है। यह आर्मर बस्टर मिसाइल है, यानी बख्तरबंद इमारतों और वाहनों को भेद सकती है। इसमें 6 स्विंग आउट ब्लेड लगे होते हैं और इससे यह कवच भेद सकती है। अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने के लिए करता है। ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने यह तीसरा हमला किया है। लेकिन यह हमला पिछले दोनों हमलों से कई गुना ज्यादा बड़ा है। 3 फरवरी को अमेरिका ने सीरिया और इराक पर न्यूक्लियर बॉम्बर से बमबारी की। इराक के अल कैम अल अनवार पर अमेरिकी हमले में 7 लोग मारे गए और सीरिया में 18 लोगों की मौत हुई। 6 फरवरी को अमेरिका ने USS ग्रेवली, USS कार्नी से यमन के हूती ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। 7 फरवरी को अमेरिका ने इराक में दूसरी बार एयर स्ट्राइक की। प्रॉक्सी संगठनों के साथ साथ ईरान और इराक अमेरिकी हमलों के पलटवार की चेतावनी दे चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमलों से पहले इराक को जानकारी तक नहीं दी। 3 फरवरी को अमेरिकी वायुसेना ने इराक और सीरिया के 85 प्रॉक्सी ठिकानों पर अटैक किया था। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने तब कहा था कि इराक को हमलों की जानकारी दी गई थी, लेकिन कर्बी ने बयान बदलते हुए कहा है कि हमलों से पहले इराक को जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका की बढ़ती एयर स्ट्राइक के बाद इराक और ईरान अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले कर सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अमेरिकी सेना अरब देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रही है। अरब क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य तैनाती से अशांति बढ़ रही है। इराक सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी से सुरक्षा मजबूत नहीं हो रही, बल्कि जंग का खतरा बढ़ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका लाल सागर और अरब देशों से अपनी सेना नहीं हटाता, तब तक प्रॉक्सी संगठनों के हमले जारी रहेंगे।
अमेरिका के बढ़ते हमलों के बाद इराक में जनता भी भड़क गई है। आक्रोश से जलती इराकी जनता ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास को घेर लिया। ईरान कई मोर्चों पर अमेरिका को घेर चुका है और कई तरह से हमलों का प्लान तैयार है। ईरान अमेरिका के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतार रहा है। अमेरिकी दूतावास कॉन्सुलेट पर हमले करा सकता है। ईरान अमेरिकी दूतावास पर डर्टी बम हमला करा सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य बेस पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले बढ़ने तय हैं। कताइब और हूती पर हमला करने के बाद अमेरिका ने सबसे खतरनाक वॉर फ्रंट खोल दिया है और अरब की जंग कभी भी न्यूक्लियर जंग में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी का बड़ा हमला। कुछ देर पहले अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमला हुआ। अमेरिका के अल असद बेस पर यह हमला किया गया। ईरानी प्रॉक्सी के हमले से भड़का है पेंटागन। यमन और सीरिया भी इस वक्त जल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने इन दोनों देशों में संयुक्त सैन्य ऑपरेशन चलाया। इसके बाद ईरान और उससे जुड़े प्रॉक्सी की कमर टूट गई। सबसे विध्वंसक हमला अमेरिका ने किया। यह एयर स्ट्राइक यमन में हूती के बंदरगाहों पर की गई। एक साथ हूती के 3 पोर्ट पर मिसाइल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में हूती को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंची है। सवाल यह है कि अमेरिका ने इस बार हूती के पोर्ट को टारगेट क्यों किया? इसके पीछे बाइडन ब्रिगेड का प्लान क्या है? अमेरिका के प्रतिशोध की आग इतनी विकराल हो गई है कि उसमें सीरिया और यमन जल रहे हैं। अमेरिकी हमले में हूती के साथ साथ इराकी रेजिस्टेंस और कतैब हिजबुल्लाह भस्म हो रहे हैं। صواريخ استهدفتها ما اعرف تابع لاحد من الاشخاص। ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन 48 घंटे से जारी है। इस ऑपरेशन की वजह से सीरिया और यमन में विनाश की सबसे बड़ी ज्वाला दिखाई दे रही है। 7 फरवरी 2024। इसी तारीख को हूती ने लाल सागर में ब्रिटिश और ग्रीक जहाज पर हमले किए थे। इस बात से ब्रिटेन और अमेरिका आग बबूला हो गए थे। आठ फरवरी 2024 इस तारीख को अमेरिका ने हूती से विध्वंसक बदला ले लिया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सना से लेकर सादा और हुदैदा पर जबरदस्त बमबारी की। सना, सादा, हज्जा, अलजाफ और रेमाह, यमन में हूती के कंट्रोल वाले इन इलाकों पर भी अमेरिका ने भीषण हवाई हमले किए। इन इलाकों में हूती की दर्जनों मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स हैं। सुपर पावर ने इन्हीं साइटों को टारगेट किया। अमेरिका ने दावा किया है कि उसके ऑपरेशन में हूती के कई मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट तबाह हो गए हैं।
लेकिन बाइडेन ब्रिगेड ने सबसे बड़ा विस्फोट हूती के पोर्ट पर किया। इस बार अमेरिका के मुख्य टारगेट पर हूती के पोर्ट थे। अमेरिकी वायुसेना ने ऑपरेशन पोर्ट के तहत हूती के बंदरगाहों पर एक के बाद एक कई धमाके किए। हमला उन बंदरगाहों पर हुआ जिसके जरिए ईरान हूती को मिसाइलें और ड्रोन सप्लाई करता है। ऑपरेशन पोर्ट के तहत अमेरिका ने यमन में हूती के पोर्ट पर जबरदस्त विस्फोट किया है। लाल सागर से लगे हूती के कई बंदरगाहों पर बारूदी वज्रपात किया गया। सालीफ पोर्ट, रास मरीन टर्मिनल, हुदैदा पोर्ट और हूती की मिसाइल लॉन्च साइट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट में मिसाइलों की बरसात की गई। अमेरिका के हमलों में हूती को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हूती को सबसे ज्यादा चोट हुदैदा पोर्ट पर पहुंची है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा मिसाइलें इसी बंदरगाह पर गिराई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हुदैदा यमन का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। यमन को 80% सामान और तेल इसी पोर्ट से सप्लाई होता है। उससे बड़ी बात यह है कि ईरान हूती को इसी बंदरगाह के जरिए मिसाइलों, ड्रोन और रॉकेट का जखीरा भी भेजता है। यहाँ पर हूती के कई नेवल बेस हैं जहां से वो लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइलें दागता है। यही वजह है कि इस बार अमेरिका ने ऑपरेशन पोर्ट के तहत हूती के हथियार सप्लाई रूट और उसके नेवल बेस को ध्वस्त करने की कोशिश की। हूती पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, लेकिन हूती पर लगाम नहीं लग पा रही है। उसके हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के कहने पर अमेरिका ने जेम्स मैटिस को हूती के खिलाफ ऑपरेशन का एडवाइजर बनाया है। हूती के हमले रुक नहीं रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने ऑपरेशन यमन के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया है। I think you hit on the point. मैटिस को सलाहकार बनाने के साथ ही अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि ईरान के हथियारों की वजह से हूती पर लगाम नहीं लग पा रही है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान हूती को लगातार मिसाइलें और ड्रोन सप्लाई कर रहा है। इन्हीं मिसाइलों से हूती लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर हमले कर रहा है। अमेरिका अब हूती का परमानेंट इलाज करने के प्लान पर काम कर रहा है। इस ऑपरेशन में अमेरिका का साथ दे रहा है इजराइल। हूती तभी कमजोर होगा जब ईरान कमजोर होगा, जब उसे ईरान के हथियार नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि बाइडेन ने इजरायली सेना को सीरिया में मौजूद ईरानी ठिकानों को तबाह करने का ऑर्डर दे दिया है। इसके बाद से IDF सीरिया में ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। 7 फरवरी को इजराइल ने सीरिया के होम्स इलाके में उस एयरपोर्ट पर हमला किया था जिसका इस्तेमाल ईरानी सेना करती है। आठ फरवरी को इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर फिर भीषण बमबारी की। ईरान के कंट्रोल कमांड सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, हथियार गोदाम, रिक्रूटमेंट सेंटर पर धमाके किए गए। इजराइल के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के इस हमले से बौखलाए ईरानी प्रॉक्सी ने सीरिया के देर अल जोर में ड्रोन और रॉकेट दागे। ये हमले अमेरिका के कब्जे वाले ऑयल फील्ड पर किए गए। जाहिर है ईरान, हूती और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी जिस तरह से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, उससे अमेरिका एक साथ कई देशों पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी धरती पर रूसी सेना का भीषण हमला। ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट से बरसात की गई। रूस के हमले में यूक्रेन की फ्रंट लाइन समाप्त हो गई है। रूस के MLRS अटैक से दहला है यूक्रेन। यूरोप के अलग अलग लोकेशन पर नेटो को स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 नाम से युद्धाभ्यास चल रहा है। इस ड्रिल से एक तरफ नेटो की सेना खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ पुतिन इस शक्ति प्रदर्शन से गुस्से में है। रूस से लगातार धमकियों के बीच बुधवार को पूर्वी यूरोप में कुछ घंटे के लिए हड़कंप मचा रहा। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों की नजरें पोलैंड पर टिकी थी। रूस के बॉम्बर लगातार पोलैंड सीमा पर मिसाइलें बरसा रहे थे। तभी एक मिसाइल पोलैंड की सीमा के भीतर आ गई और लगा कि नेटो बनाम रूस के युद्ध का बिगुल बज गया। आगे क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वैसे ही हालात बने जिसकी आशंका से नेटो ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले के बीच बुधवार को फिर पोलैंड की सीमा पर जंग की चिंगारी सुलगने लगी। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से पेंटागन को इमरजेंसी कॉल गया और नेटो ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। पोलैंड के एयरबेस पर पायलट फाइटर जेट में सवार हो गए। पूर्वी यूरोप के आसपास मौजूद तमाम अमेरिकी बेस को युद्ध के लिए तैयार रहने का ऑर्डर आ गया। सुपर प्राइम टाइम में आपको दिखाया था कि रूस का पहला टारगेट पोलैंड हो सकता है। बुधवार को पोलैंड और रूस के बीच कई घंटे तक युद्ध के हालात बने रहे। रूस के अलग अलग एयरबेस से रूस के कई Tu-95 MS ने उड़ान भरी। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात शुरू हुई। लगा जैसे पुतिन पूरे यूक्रेन को भस्म करने का निश्चय कर चुके हैं। ताकतवर फाइटर जेट और बॉम्बर में लगी बेहद शक्तिशाली मिसाइलों ने यूक्रेन को दहलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद नेटो में हड़कंप मच गया। वजह यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार नहीं बल्कि रूसी बॉम्बर के टारगेट पर आए वो इलाके थे जो पोलैंड की सीमा के बेहद करीब है। अमेरिका के कई सैटेलाइट्स एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड की निगरानी करते हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि रूस के फाइटर जेट पोलैंड को किसी भी वक्त मिसाइलों से दहला सकते हैं। रूसी बॉम्बर से निकलने वाली मिसाइलें रह रहकर पोलैंड की सीमा को छू रही थी। कई बार बस चंद मीटर का फासला रह गया था। तभी रडार से जो सिग्नल मिला उससे पोलैंड की सेना के होश उड़ गए। 7 फरवरी को नेटो और रूस के बीच कैसे युद्ध होते होते रह गया, ये आपको बताते हैं। 7 फरवरी को रूस की सीमा से कुछ बॉम्बर और फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहे थे, लेकिन कुछ देर में इनका निशाना पोलैंड की सीमा के करीब के इलाकों पर हो गया। मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल करीब गिर रही थी।
लेकिन तभी रूस की एक मिसाइल पोलैंड की सीमा के भीतर चली गई। यह मिसाइल पोलैंड के भीतर करीब 50 किलोमीटर तक गई, लेकिन मिसाइल ने 180 डिग्री का टर्न लिया और फिर मिसाइल यूक्रेन की सीमा में जाकर क्रैश हो गई। पोलैंड पहले से सतर्क था। मिसाइल की एंट्री के बाद पोलैंड ने भी पलटवार की तैयारी की और आसमान में 3 F-16 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को चुनौती दी। इस वक्त रूस के 11 Tu-95 MS मौजूद थे। 6 रूसी Tu-22 M3 भी यूक्रेन पर हमला कर रहे थे। हालांकि दोनों तरफ से कोई प्रहार एक दूसरे पर नहीं किया गया। भारी तनाव के बीच यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल से हमले होते रहे। लवीव, कीव, खार्किव, तेर्नोपिल, इवानो-फ्रेंकिव्स्क, मिकोलेव जैसे इलाकों में कई धमाके हुए और कई जगहों पर आग लग गई। मिसाइल 50 किलोमीटर तक पोलैंड की सीमा में दाखिल हुई, लेकिन शुक्र है कि धमाका नहीं हुआ। मिसाइल घूमकर यूक्रेन की धरती पर फटी, लेकिन तब तक पोलैंड और नेटो का सब्र जवाब दे चुका था। पोलैंड की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी F-16 विमानों ने रूसी विमानों को चेतावनी देने के लिए उड़ान भरी। अगर इसके बाद रूसी पायलट जरा भी दिलेरी दिखाने की कोशिश करते तो समझ लीजिए रूस बनाम नेटो के युद्ध की पहली मिसाइल फायर हो जाती। रूस ने भले ही पोलैंड के करीब मिसाइलें दागी, लेकिन रूस अमेरिका और ब्रिटेन पर युद्ध भड़काने का आरोप लगा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि नेटो देश रूस को उकसाने की कोशिश ना करे। अमेरिका और ब्रिटेन परमाणु सर्वनाश के दोषी होंगे। रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु हमला करेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस परमाणु हथियारों के दम पर नेटो को धमका रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने में आनाकानी की। लेकिन अब नेटो खुद युद्ध की तैयारी में है और स्टेडफास्ट नाम से युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी गई है। नेटो और रूस के बीच जंग की शुरुआत का मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्योंकि इस युद्ध में परमाणु हथियारों से लैस कई देश शामिल होंगे। रूस के पास सबसे अधिक 5,977 परमाणु बम है। नेटो देशों में परमाणु शक्ति के लिहाज से पहला नाम अमेरिका का है, जिसके पास 5,428 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है। फ्रांस के पास 290 परमाणु वॉरहेड मौजूद है। इजराइल के पास 90 एटमी हथियार हैं। रूस का साथ देने वाले देशों में चीन में 350 परमाणु बम मौजूद हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु बम हैं। ISW के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत क्रेमलिन के टॉप अधिकारियों की धमकियों का मकसद यूक्रेन को नेटो से मिल रही मदद को रुकवाना है। रूस ने नेटो के स्टेडफास्ट युद्धाभ्यास का जवाब देने की तैयारी भी कर ली है। ईरान, चीन और रूस तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। ईरान की नेवी के मुताबिक तीनों देशों का युद्धाभ्यास समुद्र में किया जाएगा, यानी युद्धाभ्यास में सिर्फ तीनों देशों की नेवी शामिल होंगी। ईरान ने लोकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह युद्धाभ्यास ओमान की खाड़ी में किया जाएगा। मार्च 2023 में भी चीन, रूस और ईरान की नेवी ओमान की खाड़ी में युद्ध अभ्यास कर रही थी। ईरान नेटो के 32 देशों के युद्ध अभ्यास का जवाब देने के लिए कई और देशों को भी ड्रिल में शामिल कर सकता है। चीन ने भी नेटो को नई चुनौती दी है। चीन का हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर नया दावा नेटो की फिक्र बढ़ाने वाला है। चीन ने दावा किया है कि DF-17 और DF-27 मिसाइल 10,460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। मिसाइल को रोक पाना किसी एयर डिफेंस के बस की बात नहीं है। मिसाइल की रेंज 8,000 किलोमीटर तक है। मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है।
फिलहाल यूक्रेन ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में भी नेटो से युद्ध की तैयारी चल रही है। रूस ने नेटो को उलझाने के लिए कोरिया का मोर्चा भी तैयार कर लिया है। यानी विश्व युद्ध की शुरुआत सिर्फ पूर्वी यूरोप से नहीं बल्कि एक साथ 3 जगहों से हो सकती है। पोलैंड, इजराइल, ताइवान, साउथ कोरिया। दुनिया में इस वक्त ऐसे कई मोर्चे तैयार हैं जहां से नेटो से युद्ध की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सेना का पलटवार। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी टुकड़ी पर यूक्रेन का ड्रोन से प्रहार। ड्रोन हमले में रूस का T-72 टैंक खत्म हो गया। यूक्रेनी डिफेंस ने जारी किया है वीडियो। छह दिन पहले यूक्रेन ने रूस के बेलबैक पर जबरदस्त हमला किया था। उस हमले का बदला रूस ने इस तरह लिया है कि यूक्रेन के 12 शहर जल उठे। हमले में काफी वक्त बाद हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके बड़े विध्वंस का ऐलान कर दिया। यानी रूस ने सीधा चैलेंज दिया है, अगर रूस पर हमले किए तो तबाही का ऐसा दौर शुरू हो सकता है जिसमें पूरे यूक्रेन का नामो निशान मिट जाए। रूस ने बेलबेक का बदला ले लिया। 1 फरवरी को यूक्रेन ने बेलबेक को दहलाया था। उसके 6 दिन बाद रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक करके बदला ले लिया। यूक्रेन जंग में लंबे वक्त बाद हाइपरसोनिक मिसाइल का जलजला आया है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर दक्षिण यूक्रेन तक बारूदी बारिश की है। बारह से ज्यादा शहरों पर रूस ने हमलों से यूक्रेन में काफी तबाही मचाई है। ये कीव पर हमले की तस्वीरें हैं। सुबह करीब 6 बजे कीव में सायरन बजने शुरू हो गए थे। 45 मिनट बाद 3 मिसाइलें एक बड़ी रिहायशी इमारत से टकराई। एक के बाद एक 3 धमाके हुए, जिसके बाद आग की लपटें उठने लगी। इमारत के पास बने शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई। काले धुएं का बवंडर उठ गया था। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। खार्किव में एक पूरी इमारत जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि सोता हुआ पूरा परिवार मलबे में दब गया। माइकोलेव में हमले इतने तेज और विध्वंसक थे कि एक पूरे इलाके में कई घर मलबे में तब्दील हो गए। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। एक मिसाइल जमीन पर गिरी। ये उसी मिसाइल के फटने से हुआ गड्ढा है। खेरसोन में एक कार पर भी बम गिराए गए, जिसके बाद कार में आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार में हमले के वक्त कोई मौजूद नहीं था। नीपा नदी के पास यूक्रेनी सैनिकों की टुकड़ी पर हमला किया गया। रॉकेट और ड्रोन स्ट्राइक से तबाही मचाई गई। आर्तिमोवस्क में कॉर्नेट 80 GM से हमला किया गया। रूसी पैराट्रूपर ने मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री को तहस नहस कर दिया। रूस ने 12 शहरों पर 44 हमले किए, जिसमें 26 KH-55 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 3 कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमले किए गए और 15 शाही ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जबकि खार्किव में नॉर्थ कोरिया से मिली मिसाइलें दागी गई, जबकि कीव में ज़िरकॉन से हमले किए गए। रूस ने हमलों के लिए काफी वक्त बाद हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। कीव में ज़िरकॉन के मिले अवशेष इस बात का सबूत हैं। इस बात के सबूत भी यूक्रेन को मिले हैं कि खार्किव में किम जोंग से मिली मिसाइलें हमले में इस्तेमाल हुई हैं। खार्किव पर दागी 7 मिसाइलों में से 2 नॉर्थ कोरिया की थी, जिसमें 5 रूस ने बनाई थी। इस बात की जानकारी खार्किव प्रशासन की तरफ से दी गई।
सातों मिसाइलें नॉर्थ कोरिया की हो सकती हैं। अभी 2 की जांच हुई है, बाकी मिसाइलों के अवशेष की जांच खार्किव पुलिस कर रही है। हमले इतने विध्वंसक थे कि कई शहरों में आग लग गई। खासतौर से कीव, खार्किव और ओडेसा में भारी तबाही हुई है। ओडेसा में यूक्रेनी मिलिट्री पोस्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा हथियार डिपो भी खाक कर दिए गए। रूस ने टारगेटेड अटैक किए, जिसमें यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का मंसूबा था। रूस काफी हद तक इसमें कामयाब हो गया। बेलबेक का बदला ले लिया गया। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, यानी क्रीमिया के बेस से मिसाइल दागी गई होगी। रूस ये बताना चाहता है कि यूक्रेन के हमलों का उसके सैन्य ठिकानों पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। वहां से अभी भी हमले किए जा सकते हैं। मिसाइल स्ट्राइक के अलावा रूस ने कई और जगहों पर भी हमले किए। अवदीवका में 35 से स्ट्राइक की गई। मरिंका पोस्ट पर 20 से ज्यादा बार हमले किए। कुपियांस्क में 3 हमले हुए, जिसे यूक्रेन नाकाम करने का दावा कर रहा है। खार्किव में यूक्रेनी डिफेंस लाइन को रूस ने तबाह करने का दावा किया है। लीबन में 7 रूसी हमलों से दहलाने की कोशिश थी, जबकि बाखमुत पर रूस ने 5 से ज्यादा हमले किए। इन जगहों पर आसमान और जमीन से स्ट्राइक की गई। रूसी सेना की तरफ से कहा गया है कि 80 मोर्चों पर रूस ने यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेल दिया है। हमले के लिए KA-52 हेलीकॉप्टर भी लाया गया था, जिसने सैन्य अड्डों के एकदम पास जाकर बम मिसाइलें दागी। रूस इन हमलों को बेलबेक पर हुए अटैक का बदला बता रहा है। उस हमले में रूस को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। 3 फाइटर जेट और एयरफोर्स बेस पर मौजूद वेपन डिपो, रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम भी तबाह कर दिया था। यूक्रेन ने रूस के पोर्ट और बेस को निशाना बनाया था, जबकि रूस ने भी ऐसे ही ब्लूप्रिंट पर काम किया और 6 दिन बाद उसके तहत हमले किए। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों पर भी हमला करके बेलबेक का बदला पूरा कर लिया। इन हमलों से रूस ने अपने इरादे जाहिर किए हैं। अगर रूस पर हमले किए जाएंगे तो वो एक के बदले 10 गुना तबाही मचाकर प्रतिशोध लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन का बारूदी जखीरा नए हथियारों से लैस होता जा रहा है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से नए नए विध्वंसक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि नेटो देशों ने रूस के अंदर बारूदी विस्फोट करके पुतिन के कीव विजय के ख्वाब को चूर चूर करने का संकल्प कर लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए नेटो ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। इन हथियारों में ऐसे विनाशकारी बॉम्ब भी भेजे जा रहे हैं जो गुरिल्ला प्रहार करने में अचूक माने जाते हैं। तो क्या इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना पुतिन की मिसाइल फैक्ट्रियों पर भी हमले कर रही है? यूक्रेन के बढ़ते छापामार हमलों से पुतिन का कीव कब्जे का प्लान ध्वस्त होता जा रहा है। जो यूक्रेन सरेंडर करने की हालत में पहुंच गया था, अचानक उसमें नई ताकत आ गई है, जिसका नतीजा ये है कि यूक्रेन अब रूस की मिसाइल फैक्ट्रियों को भी निशाना बना रहा है। क्रीमिया, मॉस्को और एंगल्स एयरबेस पर हमलों के बाद यूक्रेन ने स्कंदर मिसाइल की फैक्ट्री को निशाना बनाया, जिसके बाद स्कंदर मिसाइल की फैक्ट्री खाक हो गई। ये हमले रूस के इजेव्स्क शहर के पास हुए। इजेव्स्क से 50 किलोमीटर दूर रूस के मिलिट्री प्लांट में धमाके हुए। वोटकिंस प्लांट में स्कंदर और टोपोल M मिसाइलें बनती हैं। पिछले 1 हफ्ते से यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है, जिसका बारूदी असर अब दिखने लगा है।
बेलगोरोद समेत रूस के कई इलाकों में यूक्रेन ने कई बड़े हमले किए। यूक्रेनी हमले से बेलगोरोद में कई जगहों पर आग लग गई। यूक्रेन के हमलों के बाद बेलगोरोद रीजन के शेबेकिनो शहर में एयर अलर्ट के सिग्नल लगातार बजते रहे। एक रॉकेट ने शहर की एक इमारत को भी निशाना बनाया। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बेलगोरोद में 7 RM-70 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन को जब से नए हथियार मिले हैं, रूसी इलाकों में हमले भी उसी रफ्तार से बढ़े हैं। यूक्रेन को मिले नए हथियारों में ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायामीटर बम यानी GLSDB बेहद खास है। ये एक गाइडेड बम है। इसका वॉरहेड 20 किलो तक है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस बम का हाल के दिनों में रूस पर हमले करने के लिए काफी इस्तेमाल किया है। गोरिल्ला अटैक के जरिए यूक्रेन के हमले रूस के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और नेटो के देश फिर से यूक्रेन की मदद के लिए तैयार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका लंबी दूरी के घातक हथियार भी देने वाला है। उधर जर्मनी ने कहा है कि वो कीव को गोला बारूद की नई आपूर्ति करेगा। यूएस, फ्रांस समेत नेटो के देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करेंगे। रूस पर हमले के लिए मीडियम रेंज वेपन भी यूक्रेन को दिए जाएंगे, जिसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन, ग्लाइड और स्कैल्प मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन को अत्याधुनिक गाइडेड बम भी दिए जाएंगे। युद्ध के जानकारों का मानना है कि यूक्रेन के छापामार हमले रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ा रहे हैं। दुनिया में रूस और नेटो के बीच संभावित जंग का भय बढ़ता जा रहा है। जंग की तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। नेटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। इस युद्धाभ्यास में पूर्वी यूरोप में तुरंत सेना और मदद भेजने का अभ्यास किया जा रहा है। यानी नेटो रूस के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए मुस्तैद है। नेटो का स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 के नाम से चल रहा युद्धाभ्यास शीत युद्ध के बाद नेटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना जा रहा है। नेटो के इस युद्धाभ्यास में 32 देशों की सेनाएं शामिल हैं। ज़ेलेंस्की ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे अमल में लाने के लिए कमांडर इन चीफ ज़ालुझनी को कमान सौंपी गई है। ये वही जनरल है कुछ दिन पहले तक ज़ेलेंस्की जिसे हटाने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन अचानक से फैसला बदल दिया। आखिर क्या इसके पीछे की वजह है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी समझिए। यूक्रेन को हथियार मिलने के बाद से जंग एकदम पलट गई। अब यूक्रेन का हौसला लगातार बढ़ रहा है। जहां एक तरफ रूस पर हमले तेज कर दिए हैं, वहीं नई युद्ध नीति बनाई जा रही है, जिसमें 2 बड़े फैसले लिए हैं। जहां जालुझनी को हटाने का फैसला रोक दिया, वहीं जालुझनी को युद्ध की कमान सौंप दी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये समझिए। इसके लिए यूक्रेन की इंटेलिजेंस विंग ने एक इंटरनल सर्वे कराया था। दूसरी तरफ रूस युद्ध में वैगनर को उतारने जा रहा है, जिसे रोकने के लिए जालुझनी का प्लान काम आ सकता है। क्योंकि जालुझनी ने वैगनर को बाखमुत में ही रोक दिया था जब वैगनर ने तबाही मचाई थी।
तो जालूजनी की कमांड में उसे आगे बढ़ने से रोका गया था। यानी अब वैगनर फिर से बागपुत में आया तो ज़ेलेंस्की के पास जालूजनी से बेहतर कमांडर नहीं। वैसे भी इस पर मोहर लग चुकी है कि वैगनर फिर से कोहराम मचाने युद्ध में उतरने वाला है। इस बारे में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। वैगनर के नए कमांडर ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें उसने ऐलान किया है कि वो और उसके लड़ाके युद्ध में उतरने को तैयार हैं, जो रूसी सेना की मदद करेंगे। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बाद एंटोन येल्जारोव को नया चीफ बनाया गया था। उसने नए सिरे से वैगनर फोर्स को एकजुट किया। इतना ही नहीं, वो दक्षिणी रूस के शहर रोस्तोव में वैगनर का नया हेडक्वार्टर भी बना रहा है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने यह भी दावा किया है कि वैगनर में भर्ती करने के लिए अफ्रीका से लड़ाके बुलाए जा रहे हैं, जो यूक्रेन में युद्ध लड़ेंगे और फिर से बागपुत पर विजय हासिल करेंगे। पिछले साल जुलाई में वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने बागपुत के सोलेडर में रूसी फ्लैग लहराकर जीत का ऐलान किया था, जिसके 2 महीने बाद प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन अब नाटो के यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने के बाद से युद्ध लंबा खिंचेगा और यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाकों पर हमला कर सकता है। ऐसे में बागपुत में वैगनर एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, जिससे टकराने के लिए यूक्रेन ने जालूजनी को कमान सौंप दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल पर लगातार दबाव बना रहा है। हमास का एक गुट भी चाहता है कि गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम हो जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर से इनकार कर दिया है। दरअसल जब तक याह्या सिनवार जिंदा है, इजराइल सीज फायर के लिए राजी नहीं होगा। गाजा की जंग और भीषण हो गई है। गाजा में तबाही बढ़ती जा रही है। गाजा में इजरायली सेना के हमले जिस तरह से बढ़ गए हैं, उसे देखकर युद्ध विराम की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं। गाजा में इजरायली सेना हमास के टनल नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए रिहायशी इलाकों में भी धमाके कर रही है। इजरायली सेना दावे करती है कि गाजा में रिहायशी इमारतों के नीचे हमास ने टनल बना रखे हैं, जिसका इस्तेमाल पहले हमास के सीनियर लीडर और कमांडर करते थे। बाद में इन टनल्स का इस्तेमाल हमास लड़ाकों ने बंधकों को रखने के लिए किया। IDF ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में हमास की एक ऐसी ही सुरंग का खुलासा किया और वहां ऑपरेशन चलाया। खान यूनुस से राफा तक इजरायली सेना ऑपरेशन चला रही है। अलग अलग इलाकों में इजरायल की ग्राउंड फोर्स और हमास लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी है। उधर हमास लड़ाके भी इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। हमास ने इसी तरह का एक ऑडियो जारी करके ये जताने की कोशिश की कि जब तक गाजा से इजरायली सेना वापस नहीं जाती है, तब तक हमास युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है। पाकिस्तान की जनता देश और प्रदेशों की सरकार चुनने के लिए मतदान कर चुकी है। 9 फरवरी को पाकिस्तान चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के चुनाव में मतदान से ज्यादा चर्चा विस्फोटक हमलों की है। मतदान वाले दिन आतंकियों ने हमले करके 4 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। पाकिस्तान लोकतांत्रिक सरकार चुनने निकला, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसा हर चुनाव में होता है, वैसा ही अब होने वाला है। यानी सेना का कठपुतली नेता ही चुनाव जीतने वाला है।
पाकिस्तान के चुनाव में 3 पार्टियों के बीच जंग है। पहली है नवाज शरीफ की PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। दूसरी है बिलावल भुट्टो जरदारी की PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और तीसरी है इमरान खान की PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चुनावी टक्कर है सेना का समर्थन प्राप्त कर चुके नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के बीच। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की कुर्सी सेना का समर्थन प्राप्त करने वालों को ही मिलती है, लेकिन जेल से ही इमरान खान चुनाव जीतने के लिए जोर लगा रहे हैं। जेल में बंद इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता से संपर्क साधने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया और रैलियां की। पाकिस्तान के चुनाव में हाईटेक रैलियां हैं तो बदस्तूर आतंकी हमले भी हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मतदान के दिन आतंकियों ने गोलीबारी और धमाके की। डेरा इस्माइल खान के कलाची पुलिस थाना के 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और हमले में 6 लोग घायल हो गए। 7 फरवरी को बलूचिस्तान प्रांत में ही दोहरे आतंकवादी हमले में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में मतदान वाले दिन सरकार ने पूरे देश में मोबाइल सेवा को बैन कर दिया। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है।